बच्चों नमस्कार। तो आज मैं आपसे कुछ अलग से बातें, जो समस्याएं, जो अच्छाई या बुराई है, उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उससे संबंधित कुछ चर्चा भी करना चाहती हूँ। तो देखिए बच्चों, सब लोग कहते हैं भारत बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता, सब मिलजुल कर खुशी खुशी से रहते हैं। लेकिन जहाँ पे सुख होता है वहाँ पे दुख भी होते हैं, जहाँ पे अच्छाई होता है वहाँ पे बुराइयां भी होते हैं। तो भारत इतना सुंदर देश, इतना महान देश, क्योंकि प्राचीन काल से भारत को प्राचीन काल में कहते थे सोने की चिड़िया। तो इतना महान संपत्ति वाला देश आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत सावधानी से सुनेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अच्छे नाम वाले या महान कहलाने वाला भारत में कुछ समस्याएं भी हैं। तो वह समस्या बहुत बड़े हैं और उसके बारे में हम लोग सोच समझकर आगे निर्णय लेना है और उस समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी आप ही लोग करना है, क्योंकि आप ही कल के नागरिक हैं। तेलुगु में कहा जाता है ना, नेटी पौरुले नेटी बालले रेपटी पौरुलु। उसी प्रकार आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनते हैं। तो इसीलिए जो भी समस्या है उसे दूर करना है तो आपसे अच्छे और कोई नहीं मिल सकते। अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था, सपने देखो और उसे साकार करो। तो आप भी एक अच्छे भारत के लिए सपना देखना बहुत जरूरी है और उसे साकार करने की कोशिश भी करना चाहिए। तो आज हम लोग ये बहुत ही सुंदर महान भारत में किस प्रकार के समस्याओं पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कैसे समस्याओं से यहाँ की जनता जूझ रही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भारत में बहुत सारे समस्याएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में यहाँ पे मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए लेकर आई हूँ। तो पहला समस्या है बढ़ती जनसंख्या, और दूसरा है बेरोजगारी, और तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, और चौथा है भ्रष्टाचार, और पांचवा है बाल मजदूरी, गरीबी, अशिक्षा, और अंतिम आठवां है अंधविश्वास। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक एक समस्या के बारे में मैं यहाँ पर नाम दी, उसके बारे में ऑलरेडी आप लोग अपने घरों में उस समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप लोग। इसीलिए उन समस्या क्या है, कैसे है, क्यों आ रहे हैं, आप लोगों को भली भांति मालूम हुई होगा। तो एक बार इसे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला समस्या है यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या। यानी भारत, कहते हैं भारत बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर मैं आपको जनसंख्या का मतलब क्या है उसके बारे में पहले समझाऊंगी। जनसंख्या यानी जैसे कि एक घर में 1 किलो चावल है समझिए, तो उसे खाने वाले 8 लोग हैं तो काफी हो जाएगा। लेकिन 15-20 लोग हैं समझिए, तो वहां पर भोजन कम पड़ेगा, यानी उस घर में जनसंख्या ज्यादा हो गई। यानी जितनी प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, जितनी सुविधाएं हमारे पास हैं, उन सुविधाओं के मुताबिक जितनी संख्या होना चाहिए उससे ज्यादा हो तो उसे जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या कहते हैं। यह एक समस्या है आपके पास। और तो देखिए यहाँ पर इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, यानी बढ़ती जनसंख्या के लिए कारण बहुत सारे हैं। तो पहला कारण है परिवार नियोजन की कमी, तो दूसरा है धार्मिक रूढ़िवादिता, और तीसरा है कम उम्र में शादियां करना, और चौथा है गरीबी, और पांचवा है निरक्षरास्यता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर परिवार नियोजन का मतलब यह होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं बच्चे भगवान देता है और कोई नहीं, इसीलिए भगवान को ना करना बहुत ही बड़ा पाप लगता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बच्चों को कम करने की सोच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे हमारे घरों में बड़े लोग जो होते हैं, रूढ़िवादिता के कारण वो लोग कहते हैं कि बच्चे होने दो, क्यों रोकना उन लोगों को, अगर रोके तो पाप लगेगा, ऐसा कहते हैं। और महिलाओं की बातचीत कोई सुनता नहीं है, वहां पर मुश्किलों को देखता नहीं है वहां पर। इसीलिए जितने चाहे बच्चे हो
उतना अच्छा है बोल के सोचते हैं, इससे जनता बढ़ जाती है। तो इसीलिए भारत में विस्फोट हो गया, जनता का विस्फोट हो गया है। तो दूसरा है धार्मिक रूढ़िवादिता। मैं अभी बताई, भगवान दे रहा है, यानी भगवान के ऊपर डालकर बच्चों को पाना चाहते हैं और अपना परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर कम उम्र में शादियां करना, बहुत सारे गांवों में जो अनपढ़ लोग होते हैं वह लोग अपने बच्चों को छोटे उम्र में ही शादियां कर देते हैं। तो इससे जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि बचपन में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, इस कारण भी जनसंख्या बढ़ती जाती है। और गरीबी में माता पिता सोचते हैं कि ज्यादा बच्चा हो तो घर में कुछ ना कुछ सामान आएगा, कुछ कमा के लाएंगे, यानी अपने जीविका को चलाने के लिए बच्चों के ऊपर निर्भर होते हैं। इसीलिए उन्हें बच्चे चाहिए, जितने बच्चे हैं उतने पैसे काम करके लाएंगे, लेकिन उन्हें पढ़ाई का कोई चिंता नहीं है। जाओ ये काम करो, वो जैसे सामान ढोकर लेके आओ पैसे, या होटल में काम करो, इस तरह के कामों को भेजकर वो लोग पैसे कमाना चाहते हैं। इसीलिए गरीबी के कारण भी वो लोग यह बच्चों को चाहते हैं। और लास्ट अंतिम है निरक्षरास्यता। जो पढ़ाई करता है उसे सब कुछ मालूम हो जाता है, यानी कष्ट क्या है, सुख क्या है, यानी इसके बारे में पता करने पर बच्चों के बारे में, या बच्चों को पढ़ाना है, ज्यादा बच्चे हो तो पढ़ाई नहीं करवा सकते, इसीलिए छोटा परिवार ही सुखी परिवार बोलने वाला विषय शिक्षित लोगों को मालूम होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बातचीत करने पर, जैसे हम दूसरे देशों के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के बारे में बातचीत करेंगे। वहां पे 16% भूभाग है, 16% भूभाग है, लेकिन रहने वाले लोग वहां पर केवल 6%, 6% लोग ही वहां पे रहते हैं। लेकिन वहां का इनकम 45% इनकम वहां पे मिलता है उन लोगों को, यानी 16%, 16% लैंड में 6% जनता होती है, उनका इनकम 45% होता है। तो कितना ज्यादा है, इसीलिए वहां के लोग बहुत ही अमीर कहलाते हैं। वही एशिया में जो रशिया, चाइना, भारत, बांग्लादेश, ये पूरे देश है, उसे एशिया कंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पर 18% भूभाग है, लेकिन अमेरिका कितना था, 16%। यहाँ पे एशिया पूरा मिला के 18%, 18% में जनता है, 67% यहाँ पे जनता जीवन करती है, और उनका इनकम केवल 12% होता है। तो देखिए 45% कहाँ पर और 12%, कितना भेद दोनों के बीच में है। तो पूरे विश्व में 7 अरब जनता है, तो पूरे विश्व में 7 अरब जनता है, तो केवल भारत में ही 1.3% जनता भारत में ही निवास करती है। तो पूरे 7 अरब जनता में पहला चाइना में ज्यादा लोग हैं, दूसरा स्थान भारत को दिया जाता है। तो इसीलिए बच्चों, ज्यादा से पूरे विश्व में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, चाइना, और दूसरा भारत में ही माना जाता है। तो देखिए अगला, बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम, यानी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको स्लाइड में बता रही हूं, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ती है, गरीबों में बढ़ोतरी होती है, पलायन की मजबूरी होती है, अमीर गरीब में बहुत अंतर होता है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव यानी यहाँ पे प्रकृति से जो संपदा हमें मिलता है, खान पान के लिए चावल हो, पानी हो, या प्रकृति से फल हो, जो भी चीजें हम लोगों को मिलता है, ये जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पर हम लोगों को सबको नहीं मिल पाता। इसीलिए बहुत सारे देशों में भूखमारी भी हो रही है। भूखमारी के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अच्छा भोजन नहीं मिलता है। अगर कुछ लोगों को भोजन भी मिला समझिए, तो क्या होता है, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी फूड नहीं मिलता है। यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रहा है।
ये समस्या भारत में है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा हम लोग सुनते हैं कल्टी पालू बोल के, यानी मिलावट ज्यादा हो जाता है। इसके कारण हम लोग कई बीमारियों का शिकार भी बनते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रकृति से जो संपदा मिलती है वो भरपूर किसी को भी नहीं मिल पा रहा है, कमी बहुत है, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। और दूसरा है गरीबी में बढ़ोतरी, यानी मैं अभी आपको बताई, यानी बच्चों के ऊपर निर्भर होते हैं लोग, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं और कामों को छोड़ देते रहते हैं। तो वो लोग पढ़ाई नहीं होता है और फिर वो लोग बड़े हो जाते हैं, फिर वही लोग क्या करते हैं, फिर से वो बच्चों के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं। तो इसी तरह से गरीब हमेशा गरीब ही बनते चले जाते हैं, यानी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं है, आगे बढ़ने के मौके नहीं है, और अच्छाई क्या है बुराई क्या है ये भी उन्हें पता नहीं है। इसीलिए गरीबी और भी बढ़ती चली जाती है। तो पलायन की मजबूरी, तो एक देश में, बहुत सारे देशों में देखिए, कोई बाढ़ आया या खाने के जो भी संपदा वहां पर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, तो लोग क्या करते हैं, अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रह जाते हैं। तो इस तरह से अपने देश, अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में, गांवों में चले जाते हैं, इसे ही कहते हैं पलायन। और अंतिम है अमीर गरीबी का अंतर, यानी ये अमीर लोग अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाते हैं और कम बच्चे होते हैं उनके पास, उन्हें पूरी तरह से अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, अच्छी पढ़ाई, किताबें, कपड़े, हर चीज दे सकते हैं। और अच्छी पढ़ाई देने पर वो बच्चे भी अच्छा पढ़कर अच्छे स्वास्थ्य से और भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन गरीबी और भी गरीबी बढ़ती ही चले जाती है, यानी इन दोनों के बीच, अमीर और गरीब के बीच बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो यह किसके कारण होता है, बढ़ती जनसंख्या के कारण होता है। तो हमें इसे क्या करना चाहिए, ये जनसंख्या को रोकने का क्या करना चाहिए, समाधान क्या है इसका, उत्तर क्या है इसका, उसके लिए हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के उपाय कर सकते हैं हम लोग, जैसे पहला है परिवार नियोजन, दूसरा है नियंत्रित दर, और तीसरा है उचित आयु में शादी, महिलाओं का सशक्तिकरण, और पांचवा है प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार, और छठा है शिक्षा में सुधार, और अंतिम है जागरूकता। तो परिवार नियोजन यानी यहाँ पर कम बच्चों को पैदा करना, यानी परिवार में बड़ा से बहुत सारे बच्चा, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, ऐसा ना होकर एक हो या 2, इन बच्चों को ही पैदा करना चाहिए। क्योंकि ये समस्या जो बढ़ती जनसंख्या की है, चाइना पहले ही भांप लिया था। इस कारण उसने क्या किया, अपनी जनता के ऊपर जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें दंड दिया जाएगा, ऐसा अनुशासन उन्होंने किया था। तो उसी प्रकार यानी यहाँ पर भी दंड ना देते हुए बच्चों, सब प्रजा में यहाँ जागरूकता लाना चाहिए कि कम बच्चे होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे नारों को देते हुए उन्हें जागरूक करे तो वो भी कम बच्चे ही हो जाएंगे। तो दूसरा है नियंत्रित दर। यह नियंत्रित दर का मतलब होता है बच्चों के बीच में दूरी कितना होना चाहिए। कहते हैं हर बच्चे के बीच में कम से कम 3 या 4 साल की दूरी होने पर जनसंख्या कम हो जाएगी और माता और शिशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए अगर माता स्वस्थ है तो शिशु भी स्वस्थ जन्म लेता है। इसीलिए उन दोनों के बीच में, बच्चे बच्चे के बीच में दूरी अवश्य होना चाहिए। और उचित आयु में शादी करना, हमारा सरकार हर लड़की और लड़के को कुछ उम्र तय करके रखी है, जैसे कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21। इस उम्र के बाद में ही उनका शादी करना चाहिए, क्योंकि तभी उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक डेवलपमेंट उस समय होता है। इसीलिए उस समय शादी करने से
वो लोग आने वाले पीढ़ी के बारे में हो या अपने भविष्य के बारे में हो, अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं और अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसीलिए लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष हमारे सरकार ने नियम बनाया है। इससे पहले अगर कोई शादी करवाना चाहते हैं तो लड़कियों, आप लोग पुलिस से कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी हर लड़की को 18 साल कंपलसरी होना चाहिए शादी के समय। और महिलाओं को सशक्तिकरण करना, यानी यहाँ पर पहले ही अब्दुल कलाम जी कहते हैं, जहाँ पर महिलाएं पढ़ी लिखी है, समझिए, वहां पे जनसंख्या का दर कम है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें मालूम होता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। एक महिला पढ़े तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है। इसीलिए लड़कियों को पढ़ाने से और उन्हें सशक्त बनाने से पूरा परिवार आगे बढ़ता है और वहां पर जनसंख्या भी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार। हर सरकार कहता है कि हमारे प्रजा बहुत ही सुखी और स्वस्थ हैं, लेकिन ये कर पाना बहुत ही नामुमकिन है भारत जैसे देशों में, क्योंकि जनता ज्यादा है यहाँ पर। इसीलिए हर आदमी का स्वास्थ्य अच्छी तरह से होने से प्रजा भी स्वस्थ बनती है। यानी माता, मैं अभी बताई, माता स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। माता स्वस्थ है, वह परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा। इस तरह से प्राथमिक रूप से भी सबको स्वस्थ बनने का, जो भी बीमारियां सरकार के द्वारा भी हो या खुद के द्वारा भी हो, उसे सॉल्व करना है और अच्छे स्वस्थ बनना चाहिए। तो नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार यानी यहाँ पर पहले सरकार 5वीं से लेकर यानी 5 वर्षों से लेकर 14 वर्षों की शिक्षा कंपलसरी कर दिया था। यानी यहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, 8th क्लास तक तो कंपलसरी वो ही पढ़ना ही चाहिए। यानी पढ़ाई ही बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, नैतिक मूल्यों को सिखाते हैं और आगे कैसे बढ़े यह सोच उन्हें लाती है। इसीलिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। लेकिन आजकल तो 12वीं कक्षाओं तक शिक्षा अनिवार्य कर रहा है हमारी सरकार। इसीलिए शिक्षा अच्छी तरह से पढ़ाई करने पर और इसके साथ साथ सैद्धांतिक शिक्षा ना होकर व्यवहारिक शिक्षा पढ़े, समझिए, तो आप लोग खुद के परिश्रम उद्घाटन कर सकते हैं या प्रारंभ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जागरूकता। तो यहाँ पर हमारे भारत में बहुत ही कम प्रतिशत लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादातर ज़्यादा अनपढ़ ही हैं। तो अब बड़े होने के बाद बच्चों को स्कूल में जाओ बोल के कहे, समझिए, तो जाने से शर्माएंगे। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हो और कुछ भी हो, वहां पर जाने से शर्माएंगे। इसीलिए गाड़ियों में हो या दूरदर्शन में हो या अन्य कोई भी एक प्रचार साधनों के द्वारा जनसंख्या के बारे में इस युवकों को यानी युवता को हम लोग समझाए, समझिए, उनके मन में यह भावना डालें कि जनता यानी भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे कम करने से फायदे क्या हैं, इसका प्रचार करने से, उन्हें जागरूक करने से जनसंख्या हम लोग कम कर सकते हैं। यह भी एक उपाय दिया जाता है। तो उसके बाद में हमारे भारत में दूसरा समस्या है बेरोजगारी। यह एक आर्थिक समस्या है। तो देखिए यहाँ पर बेरोजगारी यानी क्या होता है। तो बेरोजगारी का मतलब होता है एक आदमी पढ़ा लिखा हो, काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे कोई नौकरी ना मिला तो वह बेरोजगार कहलाता है। यानी बेरोजगार का मानसिक स्थिति को देखें तो बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए वो लोग तैयार हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। और गांव वाले सब लोग कहेंगे ये तो आवारा है, घूम रहा है बोल के कहते हैं। यानी उन दुखों को भी वो लोग अपने में समा लेते हैं, यानी मानसिक तनाव में रहते हैं वो लोग। और उसके साथ साथ वह रात दिन अखबार देखते रहते हैं। अखबार बोले तो पता है ना आपको, न्यूज़पेपर्स। क्यों देखते हैं? क्योंकि कोई ना कोई जॉब वहां पे एडवर्टाइजमेंट दिया होगा, शायद उसे अप्लाई करेंगे बोल के सोचते रहते हैं। अप्लाई करते हैं, वहां पे जाके साक्षात्कार देते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज।
अगर जॉब मिला खुशी की बात, अगर ना मिला फिर से दुखी होकर फिर पन्ने पलटाना शुरू कर देते हैं कि और कोई जॉब होगा शायद। यानी इन लोगों को घर में भी तनाव होता है और बाहर भी तनावपूर्ण वातावरण होता है, दुखी होते हैं लेकिन ये किसी से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बेरोजगार हमारे देश में बहुत सारे हैं। यानी बेरोजगारी भी आज बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उतने जॉब्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण भी देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताई जनसंख्या के बारे में, वही पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण। दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, औद्योगिकरण का मंद प्रक्रिया और कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं सुशिक्षित क्षेत्रों की कमी होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है जनसंख्या में वृद्धि, अभी बताई मैं, लोग ज्यादा हो रहे हैं लेकिन वहां पे जॉब्स पहले जितने थे जो पूर्व प्राचीन काल में उतने ही हैं और बढ़ना नहीं है। और दोषपूर्ण प्रणाली यहाँ पर शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि अभी बताई मैं सैद्धांतिक पद्धति में पढ़ाते हैं, यानी रूल्स फॉलो हो, टेक्स्ट बुक निकाले पढ़े वही पढ़ाई होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल पढ़ाई करे तो वो लोग नए नए कल कारखाने या उद्योगों की स्थापना आरंभ भी कर सकते हैं और दूसरों को भी उद्योग दे सकते हैं। इसलिए एक प्रयोग का यानी प्रैक्टिकल यहाँ पे नॉलेज स्टूडेंट्स को देना चाहिए, तभी वो बाहर जाकर नए नए काम शुरू कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर औद्योगिकरण का मंद प्रक्रिया, यानी जो जॉब्स है वो बहुत ही स्लोली डेवलप हो रहे हैं। जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ही कम है। और जॉब के लिए जनता बहुत सारे हैं, तो इसीलिए जॉब सब लोगों को नहीं मिल पा रही है। और चौथा है कृषि का पिछड़ापन, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 75% जनता गांव में रहती है और वहां पर किसान का काम, खेती का काम करते हैं वहां पर। तो ऐसे समय में आजकल क्या हो रहा है, किसान बहुत ही दुखी हो रहा है, क्योंकि अच्छे फसल नहीं हो रहे और वातावरण ठीक नहीं हो रहा है, हुआ तो अतिवृष्टि या नहीं तो अनावृष्टि, इससे बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि खेती बाड़ी छोड़कर शहर चला जाएंगे, वहां पर कोई जॉब मिलेगा और जॉब लेकर हम लोग ढूंढेंगे, ऐसे सोचते रहते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पूरे अपने गांव को छोड़कर शहर आते हैं, वहां पर जॉब्स नहीं मिलते हैं। वही हम लोग वहां पर ना सोचकर खेती बाड़ी की तरफ ही सोचे तो ये बेरोजगारी दूर हो सकती है। और अच्छे अध्यापकों की कमी, यानी कुशल एवं प्रशिक्षितों की कमी यहाँ पर है, यहाँ पर अच्छे अध्यापक या पढ़ाने वालों की कमी यहाँ पर ज्यादा है। और इसके उपाय भी है हमारे पास, जनसंख्या को कम करना, नियंत्रण करना, अच्छी प्रणाली, शिक्षा प्रणाली देना और कुटीर उद्योगों को डेवलप करना। छोटे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग बोलकर भी इन्हें कहते हैं, जैसे कपड़े बुनना हो और कोई भी चीजों को यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। और जॉब्स को भी ज्यादा करने की कोशिश करना चाहिए। सहकारी खेती, यानी खेत छोटे छोटे ना होकर सब मिलाकर एक ही जगह पर खेती बाड़ी करने से बहुत लाभ मिल सकता है, इसीलिए सहकारी खेती। और राष्ट्र निर्माण में संबंधी विविध कार्य, जो सरकार तरफ से रोड्स डालना, फ्लाईओवर्स बांधना, ऐसे चीजों को डेवलप करके बहुत सारे लोगों को जॉब्स दे सकते हैं, इससे बेरोजगारी दूर हो सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण। बच्चों, आप लोगों को पता है पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसका सामना आप लोग हर दिन करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है मानवीय। भौतिक प्रदूषण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भौतिक प्रदूषण में भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, 4 प्रकार के हैं। भू प्रदूषण आप लोगों को पता है, भूमि पर गंदगी फेंकना, जहां चाहा थूकना या मल विसर्जन करना, इस तरह से फैक्ट्री से निकला हुआ जो भी गंदगी है जमीन पर छोड़ देना, इस तरह से होने से पूरी तरह से भू प्रदूषण होता है। खेतों में जो
रसायन छिड़कते हैं उससे भी भू प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण यानी फैक्ट्रियों से जो निकले गंदगी है नदी नालों में बहा देना, और नहाना, भैंसों को नहलाना, ऐसे जगहों पर यानी जल प्रदूषण के नदियों में हो या जल स्रोत जो भी तालाब हो या कुएं भी हो वहां पे नहलाने से जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, फैक्ट्री से निकला धुआं, और बाजार में रास्ते पर जाते समय हम लोग देखते हैं बसों से, कारों से या ऑटो रिक्शा हो या स्कूटर हो बहुत सारा धुआं छोड़ते रहते हैं, इससे भी वायु प्रदूषण होता रहता है। और ध्वनि प्रदूषण, जितना हम लोग सुन सकते हैं उससे भी ज्यादा आवाज करे तो ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे जोर से चिल्लाना हो या लाउड स्पीकर लगाना हो या फैक्ट्रियों से निकला हुआ आवाज हो, इससे बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे कई तरह की बीमारियां भी आते हैं। इसके कारण देखिए यहाँ पर कारखानों की स्थापना करना, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग जैसे कि एसी, कूलर, फ्रिज, ऐसे चीजों से भी यहाँ पर पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। वृक्षों को अंधाधुंध काट देना, बिना सोचे समझे वृक्षों को काटने से भी प्रदूषण बढ़ता है। और वनों की कटाई, जंगलों को दिन ब दिन काटते हुए उसे छोटे करते चले जा रहे हैं, इससे भी बहुत सारा प्रदूषण होता है। तो देखिए इससे हम लोगों को पूरे जंगल नाश हो जाएंगे, स्वास्थ्य पर, हमारा शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, हुआ तो अतिवृष्टि या ना हुआ तो अनावृष्टि, इस तरह से वातावरण होगा। पर्यावरण में तापमान यानी गर्मी, समर आया समझिए 35 डिग्री पहले हुआ करता था, लेकिन आजकल 45 डिग्री से भी ऊंचा चला जा रहा है, यानी गर्मी दिन ब दिन धरती के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसका भी कारण प्रदूषण ही है। ओजोन परत यानी जो ओजोन लेयर बोल के कहते हैं, इस प्रदूषण के कारण उसमें भी सुराग पड़ रहे हैं और उससे सूरज से निकले हुए जो किरणें हैं शरीर के ऊपर गिर के स्किन कैंसर आने की संभावना भी होते हैं। तो देखिए इसे हम लोग रोक सकते हैं कैसे? तो देखिए पेड़ लगाना है, कारखानों को शहर से दूर रखना है और वाहनों का शोर कम करना चाहिए, और जो धुआं निकलते हैं कारखानों से उनके ऊपर कानून बनाकर उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए, और जो वस्तुएं हम लोग उपयोग करते हैं उन्हें बार बार पुनरुक्ति करना चाहिए, यानी बार बार उपयोग करने से भी हम लोग इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। सूरज से, पवन से और बायोगैस से उत्पन्न होने वाली शक्ति से हम लोगों को काम करना चाहिए। लाउड स्पीकर, साउंड वाले चीजों को दूर रखना है और विषैले पदार्थों को कभी भी नदी में नहीं बहाना चाहिए, इससे हम लोग प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो भ्रष्टाचार, ये भी बहुत महान समस्या है, यानी कुछ दिए तो ही काम चलेगा या नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट आचार। कोई भी व्यक्ति न्याय व्यवस्था के विरुद्ध और नियमों को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए काम करता है या आचरण करता है, वह भ्रष्टाचार कहलाता है। यानी कानून कहता है काम सबके लिए समान होना चाहिए, न्याय सबके लिए होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा लेकर काम करते हैं, तो यह इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो भ्रष्टाचार से तो देखिए असंतोष, स्वार्थपूर्ण और असमानता। असंतोष यानी जो जॉब मुझे मिला है उससे मैं खुश नहीं हूं और ऊपर जाना चाहता हूं, इसलिए क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं। ये रिश्वत से ये भ्रष्टाचार है। स्वार्थ के लिए भी, वो चाहिए मुझे, ये चाहिए बोलने वाला स्वार्थ, इसके लिए भी पैसे देकर खरीदना चाहते हैं। और असमानता यानी बराबर की, दोनों बराबर है ऐसा सोचने के लिए भी, समानता के लिए भी वो लोग रिश्वत देकर काम करवाते हैं। केवल रिश्वत देना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। जैसे हम लोग, एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी, घर में माँ क्या करती है, बच्चे को कहती है बेटा जा कुछ सामान लेकर आ कहती है, तो बच्चा क्या कहता है, मुझे 1 रुपया दो, मैं चॉकलेट ला लूंगा तभी लाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर घरों में ही पहला शुरू हो रहा है, यहाँ पर ही रोकना चाहिए अपने को, तभी हम लोग इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यानी इसे हम लोग बच्चों को बचपन से ही ईमानदारी का आदत डालना चाहिए। अगर जो भ्रष्टाचार का काम करेगा उसे कठोर दंड देने की व्यवस्था भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम लोग भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों इससे साथ साथ बहुत सारे चीजें हैं, जैसे बाल मजदूरी हो और
बाल मजदूरी की समस्या को दूर करने के लिए कलाम जी ने कहा है जो उसके माता पिता हैं उन्हें शिक्षित करना चाहिए और मद्यपान से उन्हें दूर करना चाहिए, और जो उन्हें काम पर लेते हैं उनके मन में भी यह भावना होना चाहिए कि ये बच्चा भी मेरे बच्चे जैसा है। इससे बाल मजदूरी समस्या दूर हो जाएगी। और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और एक उपाय बताया अब्दुल कलाम जी ने। कौन सा? इसमें माता पिता और प्राथमिक स्तर के उपाध्याय जो होते हैं वह ईमानदारी का पाठ बचपन में डाले, समझिए, नैतिक मूल्यों को बचपन में सिखाए, समझिए, तो वह बच्चा बड़ा होने के बाद भी कभी भी अपने रास्ते से बाजू में नहीं हटेगा, यानी अपना रास्ता छोड़कर भ्रष्टाचार के रास्ते पर नहीं जाएगा। और जो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन वोट लेने के लिए जो पैसे देते हैं और मद्यपान का जो भी करते हैं, वो लोग दारू देना इस तरह के काम करते हैं, वो भी भ्रष्टाचारी कहलाता है। तो इसलिए बच्चों, देना भी मना है और लेना भी बहुत ही बड़ा गुनाह कहलाता है। तो यह काम कभी भी मत कीजिए, ईमानदारी से रहिए, भारत का नाम ऊंचा कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में भारत का नंबर है 94 प्लेस में भारत है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक नाम है, क्योंकि भारत बहुत ही महान, राम जैसे महान व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिए हैं। वैसे देश को भ्रष्टाचार में 94 रैंक करना बहुत ही शर्म की बात कहलाती है। तो यह काम आप लोग कर सकते हैं, देश को भ्रष्टाचार से दूर कर सकते हैं, जनसंख्या को कम कर सकते हैं और प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर करके खुद भी दूसरों को जॉब्स भी दे सकते हैं। तो बच्चों, अब तक मैं जो चर्चा करी इससे भी बहुत सारे समस्याएं भारत में हैं, लेकिन उन सबको आपसे चर्चा करने के लिए समय की कमी होने के कारण यहाँ तक ही मैं समाप्त करना चाहती हूँ। उससे पहले आपको गृह कार्य दूंगी मैं, तो यहाँ पर जो प्रश्न दी मैं अपने ओन से लिखिए, अपने मन से जो शब्द निकलते हैं उससे आप लोग इसका उत्तर लिखिए। तो गृह कार्य यहाँ पर देखिए, बढ़ती जनसंख्या को कम करने के उपाय क्या है। यहाँ पे काम पड़ा है लेकिन काम नहीं, कम, यानी बढ़ती जनसंख्या को कैसे कम करेंगे आप, उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। और ध्वनि प्रदूषण को आप कैसे रोक सकते हैं, और बचपन से ही छात्रों को कौन कौन से गुण सिखाना चाहिए और क्यों सिखाना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। और अपने अध्यापकों को व्हाट्सएप के द्वारा हो या किसी अन्य द्वारा अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने अध्यापकों को भी बताइए। धन्यवाद।